गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने माइंड मैप सीरीज को, की जो श्रृंखला है इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? गणतंत्र, विश्वसनीय, समाजवादी, गैर धार्मिक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से शब्द नहीं थे। समाजवादी शब्द नहीं थे, विश्वसनीय नहीं थे और गैर धार्मिक नहीं थे। कौन थे? गणतंत्र था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। देखेंगे कि ये गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। नेक्स्ट, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें द्वारा, 52वें द्वारा, उपयुक्त में से एक किसी के द्वारा नहीं। उत्तराखंड पीसीएस में यूडीए, एलडीए प्री में पूछा हुआ है। तो देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 का है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसके बाद अखंडता। अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आया था। 1978 में इसके द्वारा क्या किया गया था कि जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये लोकसभा का जो कार्यकाल था, लोकसभा का कार्यकाल 6 से कितना कर दिया गया? 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक। इसके बाद देखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था? 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार इससे संबंधित है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। पहले मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन अब ये क्या रहा? मौलिक अधिकार नहीं रहा। 52वें संविधान संशोधन क्या था? ये एडीएल से संबंधित था। एडीएल, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ये 1985 में आया था। 1985 में राजीव गांधी के समय। और पहले ये क्यों आया था? तो इसका रीजन ये था कि जब ये एमएलए और एमपी जो थे किसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और जीत जाते थे, तो बाद में क्या होती थी कि गठबंधन की सरकार में वो पाला बदल लेते थे। तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया था? स्प्लिट, टूट और मर्जर को क्या किया गया? 2 था। तो स्प्लिट क्या था? स्प्लिट, ये टूट 1/3 था और मर्जर 2/3। यानी कि सपोज दैट मान लीजिए कि कोई पार्टी है तो उसमें 12 एमएलए जीत कर आए, तो स्प्लिट टूट कितना माना जाएगा? 1/3, 1/3। यानी कि 4 लोग 12 लोगों में से जाएंगे तो क्या माना जाएगा? दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन यहीं कम जाएंगे। इसके बाद देखेंगे मर्जर। तो इसमें 12 का 2/3 देखेंगे 8 हो जाएगा। यानी कि जब 12 में से 8 लोग अब वर्तमान में जाएंगे तो क्या माना जाएगा? दल बदल नहीं माना जाएगा। तो ये है मर्जर। तो इसी को क्या किया गया? मजबूत बनाया गया और इसे स्ट्रिक्ट किया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट,
किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य, ये सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था और अखंडता भी नहीं था। ये कब था? ये 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आया था। तीन शब्द कौन कौन? ये रिपीट है क्वेश्चन। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीन शब्द जोड़े गए थे। सही उत्तर चुनना है, तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ये गणराज्य शब्द था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक, ये किससे संबंधित है? एडीएल, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून से। दल बदल कानून 1985 में आया था, राजीव गांधी के समय। ये किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में था। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। दसवीं अनुसूची में था। नेक्स्ट, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। कौन सा सही है इसमें? 1, 2, 3, 2, 3 और 4, सभी चारों। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, 3 न्याय में आप लोग रिकॉल करेंगे कि प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की चर्चा की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। तो ये क्या हो जाएगा? सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 तरह की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही होगा। अवसर की समानता। समानता 2 तरह की: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये भी सही है। इसके बाद व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ठीक, ये भी है। व्यक्ति की गरिमा या प्रतिष्ठा उसी को बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन ए तथा दूसरे के कारण आर कहा गया है? कथन ए कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनना है। तो देखेंगे कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना, जैसे कि हम कल बताए थे कि ये प्रस्तावना हमें 3 चीज़ें बताती है: शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा, शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा और शासन शक्ति का स्वरूप या आदर्श क्या होगा। तो ये जो 5 शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है? ये शासन शक्ति का स्वरूप है। क्या है? शासन शक्ति का स्वरूप है। शासन शक्ति का स्वरूप, या इसी को आदर्श कह सकते हैं। तो इसमें कितने शब्द है? 5 शब्द है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लोकतंत्रात्मक और गणराज्य 5 शब्द है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ एक ऐसे देश से होता है जो देश अपने आंतरिक एवं बाह्य जो डिसीजन होता है, जो इसका मामला होता है, क्या उसे स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है, उसी को क्या कहा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो देखेंगे कि जो वैश्विक स्तर पर समाजवाद है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद है, क्या एक दूसरे से भिन्न है और कि एक निकटता रखता है, या जो 1982 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा DS नकारा केस दिया गया था उसमें जो तत्व इसके दिए गए थे तो वो किस तरह से भिन्न थे। तो देखेंगे सबसे पहले कि जो वैश्विक स्तर पर समाजवाद है तो इसके कुछ तत्व है। वैश्विक स्तर पर जो समाजवाद है इसे 2 भागों में बांटते हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष में देखेंगे कि इसमें क्या है, 4 तत्व है महत्वपूर्ण। पहला संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण, समानता में विश्वास, समानता, वंचित वर्गों का कल्याण, वंचित वर्गों का कल्याण और शोषण विहीनता, शोषण विहीनता। ठीक। इसके बाद व्यवहारिक पक्ष में देखेंगे तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। एक मार्क्सवाद या साम्यवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद। दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो देखेंगे कि भारतीय जो समाजवाद है प्रस्तावना में, भारतीय समाजवाद एक ये दूसरे से भिन्न है कि क्या है। भारतीय समाजवाद सबसे पहले देखेंगे कि ये जो मार्क्सवादी साम्यवाद है ये भी कहाँ जाना चाहता है, इस सैद्धांतिक पक्ष को, यानी कि संपत्ति का समाजीकरण, समानता, वंचित वर्गों का कल्याण और शोषण विहीनता के लिए काम करना चाहता है, लेकिन इसके साधन और तरीके जो क्या है अलग अलग है। जैसे कि मार्क्सवादी साम्यवाद क्या करता है कि पहले संघर्ष करेगा, संघर्ष से नहीं होगा तो युद्ध करेगा, युद्ध से भी नहीं होगा तो क्या करेगा, संघर्ष करेगा, संघर्ष से बात नहीं बनी तो युद्ध, युद्ध भी नहीं, युद्ध से नहीं होता हिंसा करेगा, हिंसा में विश्वास करेगा। और इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर जो समाजवाद है उसके सैद्धांतिक पक्ष को क्या, इस बिंदुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन ये जो व्यवहारिक में ये जो लोकतांत्रिक सेकेंड वाला है इसमें क्या होता है, चुनाव होता है, संसद का कानून होता है और योजनाबद्ध विकास होता है। इसके माध्यम से ये इसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद से तो भारतीय समाजवाद क्या थोड़ा निकटता रखता है, लेकिन ये भी लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है। ये मार्क्सवाद या साम्यवाद तो भारतीय समाजवाद है ही नहीं, इससे निकटता रखता है। तो अब देखेंगे कि DS नकारा केस जो था, तो DS नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 तत्व दिया था 1982 में। आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, शोषण विहीनता और वंचित वर्गों का कल्याण। तो इस तरह से देखते हैं तो भारतीय जो समाजवाद है न तो पूंजीवाद का विरोधी है और न ही साम्यवाद का विरोधी है। ये क्या है, इसमें दोनों का सह अस्तित्व संभव है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अतः इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाजवाद है ये सरकार की समानतावादी नीतियों से है। तो क्या हो जाएगा इसमें, यह कथन सही है। 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रतिस्थापित किया गया, यह भी सही है। तो कूट जब देगा कथन वाला तो इसको सेकेंड वाला इसमें क्योंकि जोड़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि से इसके बाद इसको करेंगे फर्स्ट वाले को, तब हम लोग समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो क्या हो जाएगा, ए तथा दो आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, और इसकी अंत समापन की शब्द से होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत समापन की शब्द से होती है समापन, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। आत्मार्पित शब्दों से होती है। तो अंगीकृत माने क्या होता है, स्वीकार करना। अधिनियमित माने लागू करना, और आत्मार्पित माने समर्पित करना। मान लीजिए कि अब दे देगा कि प्रस्तावना को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लेकिन यही क्वेश्चन में दे देगा कि इसे समर्पित कब किया गया था, समर्पित कब किया गया था, या स्वीकार कब किया गया था, या लागू कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 होगा। लेकिन जो संविधान पूछता है कि संविधान लागू कब हुआ था, संविधान कब लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950। तो इसमें क्या है, थोड़ा अंतर है। तो इन शब्दों को समझना क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, नागरिकता। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। डीपीएसपी कितने में है, भाग 4 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में। नागरिकता कितने में है, भाग 2 में है। ठीक। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहा जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सार्वभौमिकता हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो देखिए, ए भी सही है, बी भी है, सी भी है, लेकिन इसमें से बेस्ट हम लोग को क्या देना है, आंसर चूज करना है। कोट में नहीं है, चारों में से करना है। तो इसका धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ ही होता है कि भारत सरकार का क्या, कोई राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और संघीय। संप्रभुता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सब है। क्या कह रहा है कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, नहीं है, संघीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है, लोक कल्याण क्या है, लोक कल्याण नहीं है। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है, लोक कल्याण की चर्चा कहीं नहीं की गई है।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? बताएंगे आप लोग को कितने तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखते हैं इसमें विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई है। EIS प्री 2017 में पूछा हुआ है, यूपी PCS मेंस 2008 में पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। ये 3 तरह की न्याय की चर्चा की गई है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लेकिन धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था। कौन सा सही कह रहा है? यानी कि 1950 क्या कर रहा है? मूल संविधान की चर्चा कर रहा है। मूल संविधान के बारे में बात कर रहा है। तो मूल संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो क्या इस समय समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द था? नहीं था। कब आया था ये? 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया था। तो ये कह रहा है कि नहीं थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है। इसके बाद कह रहा है कि उक्त शब्द, यानी कौन सा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1977 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। गलत है, 76 के द्वारा। उक्त शब्द 85 में नहीं, ADL से संबंधित था। संविधान प्रस्तावना के अंग नहीं है, अंग है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, सांविधिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले देखेंगे ये संविधान के बारे में बात कर रहा है। तो उद्देशिका को कहा जाता है संविधान की आत्मा। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था। किसको? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। ठाकुरदास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। संविधान की आत्मा कहा गया था किसे? प्रस्तावना को, प्रियम्बल को या उद्देशिका को? उद्देशिका को या इसी को प्रियम्बल। ठीक। और यही देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 32 को कहा गया था संविधान की आत्मा। किसको? तो अंबेडकर द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा पूछा जाएगा। BR अंबेडकर। तो BR अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था? आत्मा कहा गया था। ठीक। तो क्या हो जाएगा? उद्देशिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अंबेडकर, KM मुंशी, महात्मा गांधी। छत्तीसगढ़ PCS में पूछा हुआ है। तो देखेंगे कि ये जन्म कुंडली कह रहा है। राजनीतिक जन्म कुंडली कहिए या जन्मपत्री कहिए, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। क्या इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोलते हैं? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप यानी कि राजनीतिक जन्मपत्री या कुंडली। राजनीतिक जन्मपत्री या कुंडली किनके द्वारा कहा गया था? KM मुंशी। KM मुंशी द्वारा कहा गया था। कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा कहा गया था। इसके बाद कुछ और देखते हैं। एक हो गया कि ठाकुरदास भार्गव द्वारा क्या संविधान की आत्मा कहा गया था? संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव द्वारा, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था प्रस्तावना को। राजनीतिक जन्मपत्री किसके द्वारा कहा गया?
के मुंशी के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन हो जाएगा? तो बी आर अम्बेडकर। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? आप लोग कल रिकॉल करेंगे कि 1960 में एक विवाद पढ़ाए थे, बताए थे, बेरुबाड़ी मामला, यह केस भी कह सकते हैं। 1960 में न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़कर द्वारा, कब? 1960 में एक आया था, 1960 में बेरुबाड़ी मामला, बेरुबाड़ी मामला या विवाद कहिए, या विवाद। न्यायमूर्ति कौन थे? न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़कर, गजेंद्र गड़कर। तो इनका स्पष्ट मानना ये था कि चूंकि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क जो है उसके सोच को दिखाती है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। तो ये कब की घटना है? 1960 की। लेकिन 1973 का एक फेमस केस है केशवानंद भारती केस। 1973 में केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस ने प्रस्तावना को क्या कहा कि संविधान का अंग है। यह क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंग है, अतः इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो यही 1960 का जो 1972-73 तक चलता रहा है, लोग इसी भ्रम में थे कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को 73 में क्या कर दिया? पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितना? एक बार। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और प्रस्तावना में संशोधन होगा तो वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? वर्तमान स्थिति क्या है? संसद क्या कर सकती है? प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, संशोधनीय है। क्या हो जाएगा? संशोधनीय है, संशोधनीय है। इसके बाद विशेष बहुमत से संशोधन किस में होगा? विशेष बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत के कहने का अर्थ क्या है? 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से। इसके बाद सी क्या हो जाएगा कि यदि प्रस्तावना में मूल ढांचा पाया जाता है, मूल ढांचा पाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो संसद उस हिस्से में संशोधन नहीं कर सकती है। तो अगर मूल ढांचा पाया जाता है, मूल ढांचा, तो इसमें संशोधन नहीं करेगी। तो मूल ढांचा किस केस में इसको मूल ढांचा घोषित किया गया था? तो केशवानंद भारती केस में ही मूल ढांचा घोषित किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर। अभी वर्तमान में लगभग 56 से अधिक ऐसे विषय हैं जिसे मूल ढांचा घोषित किया जा चुका है, जैसे समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, तो ये सब है, ये सब है। तो इसमें क्या पूछा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबाड़ी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती केस। तो क्या हो जाएगा? बेरुबाड़ी मामला हो जाएगा। इसको देखेंगे कि सज्जन सिंह क्या थे ये। तो पहले, सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस था। शंकरी प्रसाद केस 1951 का था, 1951 का। और सबसे पहले इसमें मामला ये उठा कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है अथवा नहीं, यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो शंकरी प्रसाद केस में क्या किया गया 51 में कि यस, यानी कि मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में क्या संशोधन किया जा सकता है। और इसके बाद सज्जन सिंह केस आया था कब? 1965 में, 1965 में। और ये भी क्या कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस आया था। ये गोलकनाथ केस कब था? 1967 में। और ये केस जो 67 में था, शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस का, ये क्या किया?
इस मामले को उलट कर रख दिया। यानी किसने क्या कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक, ये भविष्य लक्ष्य का सिद्धांत भी दिया था। इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में आया, और 1973 में क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस में भी यही कहा गया जो प्रस्तावना के बारे में कहा गया था। और 1967 के गोलकनाथ केस को इसने भी बदल दिया और कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, संसद के पास अधिकार है, विशेष बहुमत से होगा, अगर मूल ढांचा पाया जाता है तो इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बात या उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो वहीं इसमें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनारस स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें भी एक आया था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और एफडी। चूंकि इस और एक प्रस्तावना हो गया, चारों, तो चारों में क्या पाया जाता है? संविधान का दर्शन पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संसद। क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, थोड़ा बेसिक फैक्ट को देखते हैं, बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ये इसी को प्रियम्बल। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया था, यूएसए से। और इसकी विषय वस्तु और भाषा कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। विषय वस्तु और भाषा ऑस्ट्रेलिया से, विषय वस्तु प्लस भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसके बाद देखेंगे कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था, व्यक्ति के रूप में पूछेगा तो पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकार कर लिया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब पेश किया गया था? इसके बाद स्वीकार कब किया गया इस प्रस्तावना को? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो देखेंगे कि जो प्रस्तावना है यह क्या लिखित संविधान की विशेषता है या अलिखित संविधान की विशेषता है? तो ये प्रस्तावना जो है ये लिखित संविधान की विशेषता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि जहाँ जहाँ लिखित संविधान हो वहाँ प्रस्तावना हो। तो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता है, लिखित संविधान की विशेषता है, संविधान की विशेषता है, लेकिन ये अनिवार्य भी नहीं है, अनिवार्यता भी नहीं है कि जहाँ जहाँ लिखित संविधान हो वहाँ पर प्रस्तावना हो ही। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय की चर्चा है ही नहीं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यही क्या है? 3 तरह के। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। ये IAS प्री 2013 में पूछा हुआ है, IAS प्री 2013 में। तो क्या हो जाएगा? उद्देशिका और मूल अधिकार में हो जाएगा, उद्देशिका और DPSP में हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब DPSP के अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें आय की असमानता को भी कम करना है और आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय की प्राप्ति करना है। आप लोग देखेंगे कि इसमें 38 में है, क्लॉज में है इसके। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, किंतु इसमें कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, संविधान का भाग नहीं है। तो क्या संविधान की प्रस्तावना भाग नहीं है? तो ये गलत हो जाएगा। इस संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। IAS प्री 2020 में पूछा हुआ है, IAS प्री 2020 में। तो क्या हो जाएगा? ये संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। वही जो बेरुबाड़ी मामला वाला में जो विवाद था, D हो जाएगा। अब कह रहा है कि संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ये नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये न्यायालय में लागू नहीं होता है। इसके कहने का अर्थ ये है कि जो प्रस्तावना है, चूंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके पास संसाधन कम थे, इसलिए प्रस्तावना में जितने भी आदर्श उद्देश्य स्वरूप थे उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है सरकार, यानी कि वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसका उल्लंघन होगा या इसे लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये अबाध्य योग्य है। ठीक, जस्टिएबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है, तीसरा भी और चौथा भी है। तो इसमें ऑप्शन आप लोग इसमें 1, 2, 3 और 4 कर लेंगे। यहाँ पर 1 जोड़ना है, 1 जोड़ लेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। UPPCS में पूछा हुआ है कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है। क्या है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता के बारे में कहा गया है। समानता 2 तरह की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो क्या हो जाएगा? यही सही होगा, नहीं है, इतना ही है। थोड़ा देखते हैं बेसिक में, जैसे कि देखिए इसमें आप लोग बताएंगे कि इसको क्या पढ़ते हैं। इसमें क्या अंतर है? इसमें किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा? आर्टिकल कितना? 39, आर्टिकल 39A, ये स्वतंत्र आर्टिकल है दोनों। इसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। जब सिंगल रहे, कोस्ट सिंगल रहे तो इसको क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। और ये आर्टिकल 19 क्लॉज A, सब क्लॉज B, एक रहेगा तो उसको क्लॉज
और 2 रहेगा तो इसको सब क्लॉज। सब क्लॉज यानी कि हिंदी में देखेंगे तो क्लॉज को क्या बोला जाता है? खंड बोला जाता है। क्या? खंड बोला जाता है। और सब क्लॉज को क्या कहा जाता है? सब क्लॉज को उपखंड कहा जाता है। उपखंड यानी कि हिंदी में कहेंगे तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 19 खंड 1, अनुच्छेद 19 खंड ए उपखंड 1। ठीक, तो ये है। तो इसको ध्यान में रखना है। बहुत लोग बोलते हैं कि अनुच्छेद 19A और 19A आ ए, ये क्या है? ये गलत होगा। ये जो है कि एक रहेगा तो इसको क्लॉज बोलेंगे और 2 रहेगा तो इसको सब क्लॉज बोलते हैं। ठीक, तो ये बेसिक है। तो आज इतना ही है, फिर कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। कभी कभी जो हम कमिटमेंट किए हैं कि कभी कभी बीच में मैराथन भी आता रहेगा, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का भी, और क्वेश्चन PYQ हम लोग कराते रहेंगे। माइंड मैप सीरीज के तहत, माइंड मैप सीरीज के तहत 5000 प्लस क्वेश्चन को MCQs और PYQ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये अधिक भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, उससे भी ऊपर हो सकता है, 72वीं BPSC तक। ठीक, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।